हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमने जो छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं, हम किसी भी बुक से पढ़े तो उसमें हम जब काकती वंश के राजा भैरम देव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनके कार्यकाल में हमको मुख्य रूप से 4 विद्रोह के बारे में पता चलता है, जिसमें एक है लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, तीसरा जो पढ़ते हैं हम मुड़िया विद्रोह और चौथा पढ़ते हैं हम रानी चोरिस का विद्रोह। लेकिन हम उनमें जो है 3 विद्रोह को तो डिटेल से पढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें हम जो चौथा विद्रोह पढ़ते हैं रानी चोरिस का विद्रोह, उसके बारे में हमको सिर्फ इतना जानकारी मिलती है कि जो भैरम देव की वाइफ थी उन्होंने जो है राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन उसके बारे में और किस कारण से विद्रोह किया था ये सब हम आज तक डिटेल में नहीं पढ़े हैं। बहुत कम बुक में इसके बारे में जानकारी दी रहती है और बहुत कम लोग को जो है अभी इसके बारे में जानकारी होगी। तो आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे कि आखिर रानी चोरिस का विद्रोह था क्या और उसमें विद्रोह के कारण क्या थे, और इसमें जो राजा भैरम देव के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका किस तरीके से उनका जो व्यवहार था आगे चलकर कहीं ना कहीं कारण बना भूमकाल के विद्रोह का। वो सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ नई जानकारी अगर आपको प्राप्त हो रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इससे पहले जो जैसे कि हमने पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि हमारी सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, 1 नवंबर से वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक उसके कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और कराना चाहता है तो वो अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसकी डिटेल जो है मैं कमेंट बॉक्स में उसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जो है क्लिक करके जो है पूरी डिटेल देख सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, और जो एक टेस्ट छत्तीसगढ़ के इतिहास का हो चुका है वो टेस्ट भी आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, हम देखते हैं रानी चोरिस का विद्रोह क्या था। तो अगर हम देखें तो बस्तर के जो राजा थे उनका नाम था भैरम देव, जिनका कार्यकाल था 1853 से लेकर 1891 तक का। ये भी हम जानते हैं। भैरम देव की जो है 2 पत्नियां थी। एक का नाम था जुगराज कुंवर और एक का नाम था स्वर्ण कुंवर। ये 2 रानियां थी उनकी। तो जुगराज कुंवर और स्वर्ण कुंवर दोनों रीवा के रहने वाले थे और दोनों आपस में सगी बहनें थे। ठीक है, ये दोनों बहनें थे और रीवा की राजकुमारी थी ये। ठीक है, और ये इनका रिश्ता आपस में बहनों का था और ये सगी बहनें थे जिनका विवाह भैरम देव से हुआ था। अब यहाँ पर जो है भैरम देव, जिसमें से जो बड़ी रानी थी वो थी जुगराज कुंवर और छोटी रानी थी स्वर्ण कुंवर। जुगराज कुंवर पट रानी का दर्जा प्राप्त है। जुगराज कुंवर को पट रानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जुगराज कुंवर को राजा के साथ सिंहासन में बैठने की मतलब परमिशन थी। तो यहाँ पर जो है लगभग काल आता है आपका 1878 से 1882 का काल, जिसमें मुख्य रूप से हुआ था रानी चोरिस का विद्रोह 1878 से 1882। आखिर यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय जो है बस्तर के आसपास के क्षेत्र में जो है एक जाति प्रथा से संबंधित, धर्म से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम जो है राजा का विवाह जो है किसी अन्य धर्म की महिला के साथ करवाते हैं, और जो धर्म से संबंधित प्रॉब्लम चल रही तो समाज में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या किए, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फ्रेजर ने क्या किया, वहां पर एक मुस्लिम महिला रहती थी जिसका नाम था नावाबाई। ठीक है, नवाबाई भी बोलते थे, नावाबाई। तो फ्रेजर ने क्या किया, राजा भैरम देव के ऊपर दबाव डाला कि आप जो है एक मुस्लिम महिला नावाबाई से विवाह कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भैरम देव ने अंग्रेज अधिकारियों की बात मानी और उन्होंने विवाह कर लिया किससे, नावाबाई से। तो अब यहाँ पर राजा भैरम देव की 3 रानी हो गई, तीसरी रानी आ गई नावाबाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनकी जो बड़ी रानी थी जुगराज कुंवर, वो इससे जो है काफी ज्यादा नाराज हो गई और उन्होंने जो है अपने ही पति के विरुद्ध जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसको बोला गया रानी चोरिस का विद्रोह। रानी चोरिस यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये अंग्रेजी जो हमको प्रशासनिक जो मिलते हैं प्रमाण, उसमें जो है रानी चोरिस कहा गया है। चोरिस भी उसमें इस तरीके से लिखा गया है जिसका मतलब है रानी का कोप, यानी रानी का गुस्सा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो रानी का गुस्सा जो था, उसी कारण जो है इस विद्रोह को हम रानी चोरिस का विद्रोह के नाम से जानते हैं। और रानी चोरिस का विद्रोह क्या था, जो नावाबाई से विवाह करवाया गया था भैरमदेव से, तो रानी चोरिस जो है इससे का या आप बोल सकते रानी जुगराज कुंवर जो थी इससे काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। इसलिए जुगराज कुंवर उस समय जो थी बस्तर की दीवान भी थी। आपको ये चीज में मैं बता दूं, 1876 के समय जो है गोपीनाथ कापड़दार दीवान थे, उसको जो 1876 के बाद हटा दिया गया, तब दीवान बनाया गया था जुगराज कुंवर को। तो जुगराज कुंवर का जो है यहाँ पर बस्तर के लोगों में, महिलाओं में विशेषकर एक प्रभाव था। तो बस्तर जैसे ही इनका विवाह नावाबाई से हुआ, जुगराज कुंवर ने महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने नारा दिया, या तो राजा भैरमदेव को बस्तर की गद्दी से हटा दिया जाए या राजा को नावाबाई को छोड़ दिया जाए। यानी राजा जो है नावाबाई को छोड़ दे या बस्तर की गद्दी छोड़ दे, ये कंडीशन रखी थी किसने, रानी जुगराज कुंवर ने। तो यही जो उनका विद्रोह चला आगे चलकर, वही रानी चोरिस का विद्रोह कहलाया और अंत में अंग्रेज अधिकारियों को रानी की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और नावाबाई को जो रानी का दर्जा दिलवाया गया था, अब राजा ने क्या किया, सुलह कर लिया जुगराज कुंवर से और नावाबाई को जो है कोई भी रानी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन उनकी 3 शादी हुई थी, जुगराज कुंवर, स्वर्ण कुंवर और नावाबाई से। क्लियर है। तो रानी चोरिस का विद्रोह क्या हो गया, नावाबाई की जो शादी करवाई गई थी भैरमदेव से, उसके विरुद्ध जो है रानी चोरिस का विद्रोह हुआ था जुगराज कुंवर के द्वारा। अब यहाँ पर जो है जो उस मैंने जैसे बताया 1876 के पहले जो बस्तर का दीवान था वो था गोपीनाथ कापड़दार। तो राजा जो था एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, यानी भैरमदेव जो था वो रंगीन मिजाज का व्यक्ति था और वो गोपीनाथ कापड़दार अगर कुछ गलत काम भी करता था तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। उसका कारण भी यही था कि जो गोपीनाथ कापड़दार था वो क्या करता था, राजा को जो है मुख्य रूप से जो बस्तर के आसपास की लड़कियों को लाता था और राजा को देता था। ठीक है, यानी जो है राजा को गोपीनाथ कापड़दार जो था मुख्य रूप से बस्तर के आसपास के क्षेत्रों से लड़कियों को लाता था और राजा के पास उनको भेजता था। इसी के लिए जो था राजा भैरमदेव गोपीनाथ कापड़दार का मुख्य रूप से उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करता था। वही आगे चलकर जो मुड़िया विद्रोह हुआ था, इसलिए गोपीनाथ कापड़दार के विरुद्ध ही हुआ था। और क्योंकि ये जो था अत्याचार कर रहा था गोपीनाथ कापड़दार और इसका दोस्त मुंशी अजीत प्रसाद था, वो अत्याचार कर रहा था क्योंकि उसको पता था राजा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और राजा को खुश किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब बस्तर का दीवान जो है जुगराज कुंवर बन गई थी, तो यहाँ पर जो है उसका पूरा प्रभाव समाज में स्थापित हो चुका था, इसलिए महिलाओं ने उसके साथ मिलकर जो है रानी चोरिस के विद्रोह में साथ दिया था। अब यहाँ पर राजा का सुलह हो जाता है 1882 में और रानी जो है वापस जो है जुगराज कुंवर को वही दर्जा प्राप्त हुआ रहता है। अब यहाँ पर 1885 में जुगराज कुंवर को एक लड़के की प्राप्ति होती है, यानी एक संतान प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है रुद्र प्रताप देव। ठीक है, याद रखिएगा जुगराज कुंवर से एक संतान प्राप्ति होती है राजा भैरमदेव को 1885 में, जिसका नाम रहता है रुद्र प्रताप देव। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है 1800, यहाँ पर ये क्या चीज और याद आपको रखना है कि स्वर्ण कुंवर जो दूसरी रानी थी उससे राजा को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी स्वर्ण कुंवर जो थी वो बांझ थी, यानी इससे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो संतान की प्राप्ति हुई थी वो जुगराज कुंवर से संतान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पर समय आता है 1890 का। अब राजा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, रंगीन मिजाज के रहते हैं, तो राजा का जो है एक महिला से प्रेम संबंध स्थापित होता है। एक जो है यहाँ पर धीकर नाम का एक व्यक्ति रहता था बस्तर में ही जगदलपुर राजमहल के पास, उसकी वाइफ थी जिसका नाम था यहाँ पर मानाबाई। ठीक है, धीकर नाम का व्यक्ति तो उसकी वाइफ थी मानाबाई, जिसकी एज जो थी 20 वर्ष की थी। उससे जो है राजा का प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है और ये जो है राजा के प्रेम संबंध में आने के बाद अपना जो पति रहता है धीकर, उसको छोड़ देती है और वहां पर जो है महल के सामने ही एक घर लेके वहां पर रहने लगती, जहां पर राजा रोज आया जाया करता था। ठीक है, तो जिससे जो है इस प्रेम संबंध से जो है रानी जुगराज कुंवर जो है काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो राजमहल को छोड़कर चले जाती है बस्तर में।
ठीक है। ये जगदलपुर में बस्तर ग्राम रहता उस समय, ठीक है। जगदलपुर में राजमहल था, बस्तर एक गांव था उस समय। तो यहाँ पर बस्तर में चले जाती है राजमहल को छोड़कर 1890 में, क्लियर है। लेकिन राजा क्या करता है कि मानाबाई को जो है वो लेकर आ जाता है और अपने ही राजमहल के एक नीचे के हिस्से में मानाबाई को भी रहने की जगह प्रदान करता है, और जितने भी साधन रहते हैं, राजकोष रहता है, वो भी मानाबाई के नियंत्रण में आ जाता है, और मानाबाई के आसपास के क्षेत्र में ही राजकोष को भी रखा जाता है। यानी पूरी तरीके से राजा भैरमदेव जो है मानाबाई के नियंत्रण में आ जाते हैं, जिससे जो है बस्तर में जो उस समय मुख्य रूप से दीवान थे, जैसे कि मैंने बताया बस्तर के दीवान इस समय चल रही थी कौन, जुगराज कुंवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जुगराज कुंवर के बाद कुछ समय के बाद जो है लाल कालिंद्र सिंह को बस्तर का दीवान बना दिया जाता है। लाल कालिंद्र सिंह जो कि रिश्ते में जो है राजा भैरमदेव के भाई लगते हैं। तो लाल कालिंद्र सिंह जब जुगराज कुंवर महल छोड़कर चले जाती है तो उसके बाद लाल कालिंद्र सिंह को जो है दीवान का पद नियुक्त कर दिया जाता है। लाल कालिंद्र सिंह जो है राजा को कुछ भी उस समय सलाह नहीं देते रहते और मानाबाई के नियंत्रण में राजा रहते हैं। और 1891 में जो है जब राजा की मृत्यु होने वाली रहती तब भी वो मानाबाई के कमरे में ही रहते हैं। जब लाल कालिंद्र सिंह को जानकारी लगती है कि राजा बीमार पड़ गए, उनको बुखार हो गया और उनकी स्थिति जो है उस तरीके से कि वो अब नहीं बच पाएंगे, तो वो राजा को मानाबाई के रूम से लेकर राजमहल में लाते हैं, ठीक है, यानी उनके कमरे में लाते हैं और वहीं पर राजा की मृत्यु हो जाती है। अब राजा की मृत्यु 1891 में होती है और रुद्र प्रताप देव उस समय केवल 6 वर्ष के रहते हैं, तो वो वयस्क नहीं रहते उस समय। तो शासन का कार्यभार, क्योंकि यहाँ पर लाल कालिंद्र सिंह दीवान थे, तो शासन का कार्यभार लाल कालिंद्र सिंह के पास ही आता है। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज प्रशासनिक फेरबदल करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अभी तक जैसे दीवान नियुक्त करने की पावर राजा के पास रहती थी, अब वो पावर जो है अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी बस्तर का दीवान जिसको नियुक्त करना है वो डिसाइड करेगा अंग्रेज अधिकारी, ना कि राजा, ठीक है। तो यहाँ पर लाल कालिंद्र सिंह दीवान रहता है 1891 में, कुछ समय तक इन्हीं को दीवान रखा जाता है। जब ये देखते हैं अंग्रेज अधिकारी कि अब जो है हमारा बस्तर रियासत से जो हमको राजस्व प्राप्ति होती थी वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो लाल कालिंद्र सिंह को नागपुर बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको जो है अपना मुख्य रूप से राजस्व बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे और आप प्रशासन में अपना ध्यान नहीं देंगे तो हम आपको पद से हटा देंगे। और एक व्यक्ति को इनके साथ भेजते हैं यहाँ पर प्रशासन में उनकी सहायता करने के लिए, लाल कालिंद्र सिंह की। लेकिन लाल कालिंद्र सिंह जो है वो प्रशासन में मुख्य रूप से उस समय ध्यान नहीं देते। जब वो खुद वैसे कर रहे थे, अब उनका सहयोगी है, तब भी वो उनको भी क्या काम करने देंगे। तो लाल कालिंद्र सिंह को अंग्रेज अधिकारी जो है पद से हटा देते हैं और बैजनाथ पांडा को जो है वो बस्तर का दीवान नियुक्त कर देते हैं। तो यहीं से जो है भूमकाल विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है। सबसे पहले अगर हम लाल कालिंद्र सिंह को देखें, क्योंकि लाल कालिंद्र सिंह राज दरबार के ही व्यक्ति थे और उनको जो है दीवान के पद से हटाया गया, तो वो वापस दीवान का पद पाने के लिए लाल कालिंद्र सिंह शामिल होंगे 1910 में जाकर भूमकाल के विद्रोह में। अब दूसरी जो यहाँ पर महिला शामिल होती है भूमकाल के विद्रोह में, वो होती है स्वर्ण कुंवर। क्योंकि जब रुद्र प्रताप देव शासक बनते हैं, उनकी आयु 6 वर्ष रहती है और वो उस समय राजकुमार कॉलेज में रायपुर में पढ़ने आ जाते हैं बाद में। तो उस समय जो है स्वर्ण कुंवर, क्योंकि उसकी सौतेली मां थी, इसी के लिए स्वर्ण कुंवर को ना तो जब राज दरबार में रानी का दर्जा तो उनको कभी प्राप्त नहीं हुआ, जो रानी का सम्मान मिलना चाहिए था स्वर्ण कुंवर को, रानी का सम्मान उनको अपने जीवन काल में नहीं मिला। क्योंकि राजा जो है स्वर्ण कुंवर से ऊपर जो है मानाबाई को ज्यादा सम्मान देते थे। तो स्वर्ण कुंवर जो है, जब राजा भैरमदेव की मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ण कुंवर यहाँ पर एक निर्णय लेती है और मुख्य रूप से ये बात फैलाती है कि जो राजा थे, मेरे बांझ होने का कोई कारण नहीं है, राजा जो थे भैरमदेव वो नपुंसक थे, इसलिए मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1909 में जो है रुद्र प्रताप देव जो रहते हैं, रुद्र प्रताप देव की जो वाइफ रहती है वो प्रेग्नेंट होती है 1909 में। तो स्वर्ण कुंवर फिर से एक अफवाह फैलाती है कि रुद्र प्रताप देव भी नपुंसक हैं, क्योंकि वो उनकी सौतेली मां रहती है, कि रुद्र प्रताप देव भी नपुंसक है और जो उनको संतान प्राप्ति होने वाली है वो रुद्र प्रताप देव की नहीं बल्कि जो है
राजगुरु की है। ठीक है, जो वहां पे मुख्य रूप से राजगुरु के दरबार में जो रुद्र प्रताप देव के दरबार में थे, तो वो संतान जो है राजगुरु के, ताकि जो है राजगुरु का क्योंकि एक ज्यादा प्रभाव था और स्वर्ण कुंवर ये मानती थी कि राजगुरु के होने के कारण ही रुद्र प्रताप देव स्वर्ण कुंवर को जो है राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए दरबार में, वो नहीं दे रहा है। इसलिए इसने जो है एक तीर से दो निशाने करने की सोची और राजगुरु के ऊपर इल्जाम लगवा दिया कि जो बच्चा होने वाला है जो रुद्र प्रताप देव की वाइफ को रुद्र प्रताप देव का नहीं है बल्कि राजगुरु का है, ताकि राजगुरु का सम्मान जो है वो गिर जाए और कहीं ना कहीं रानी जो है हाईलाइट हो जाए और इनको राजमाता का दर्जा मिल जाए। इसी के लिए जो है, क्योंकि अभी तक इनको ना तो पत्नी रहते हुए रानी का दर्जा मिला ठीक से, ना यहाँ पर माता होते हुए उनको राजमाता का दर्जा भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर वो एक्चुअल माता नहीं थी उनकी, ठीक है, सौतेली माँ थी। तो इसी के लिए जो अपने सम्मान पाने के लिए, राजमाता का दर्जा पाने के लिए जो है स्वर्ण कुंवर जो है प्रशासनिक क्षेत्र में अपना जो है सहयोग स्थापित करने के लिए, ताकि प्रशासन में उनका भी महत्व रहे, इसी के लिए वो शामिल होती है भूमकाल के विद्रोह में। क्लियर है? तो ये फिर आगे हमने भूमकाल का विद्रोह का तो डिटेल वीडियो हमने बनाया ही है कि आगे चलकर क्या क्या कारण से भूमकाल का विद्रोह हुआ था। तो ये बेसिक था किस तरीके से हम भैरम देव के अगर हम चरित्र के बारे में देखें कि वो किस मिजाज के थे, उनका प्रशासन में कैसा योगदान था, तो कहीं ना कहीं रानी चोरिस के विद्रोह से हमको उसकी एक स्पष्ट झलक दिखाई देती है कि किस तरीके से प्रशासन रहा होगा। तो आपको याद रखना है, रानी चोरिस के विद्रोह में प्रमुख भूमिका नावाबाई, फिर मानाबाई जो है आगे चलकर प्रशासन में नामाबाई का जो मानाबाई थी उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आया था, राजा ने उनको ज्यादा महत्व दिया, जिससे स्वर्ण कुंवर आहत हो गई और अंत में जो है वो भूमकाल के विद्रोह में जब रुद्र प्रताप ने उनको राजमाता का दर्जा नहीं दिए तो ये भूमकाल के विद्रोह में स्वर्ण कुंवर भी आ गई। क्लियर है? तो ये था बेसिक कुछ जानकारी जो रानी चोलिस के विद्रोह के बारे में थी। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा, आपको कुछ जानकारी नहीं मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।